फ्रेंड्स, यूनिटी आइस में आपका स्वागत है। तो हम पहले कॉपी चेक कर रहे हैं। जो अभी पीपीसीएस का मेंस लिख रहे हैं, अश्विन की कॉपी चेक करेंगे। उसके बाद में शिवम का एक अलग से वीडियो डाल देंगे ताकि उन दोनों को हेल्प हो जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, प्रस्तावना क्या है। फिर आपको मेन बॉडी में दर्शाना है कि जो भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, इसे आपको रीजन बताना है। सिंपल सा बात है, 4-5 रीजन दे दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान के परिचय या अमुक से है, जो नेहरू जी द्वारा प्रारूपित व संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, पर देखो प्रस्तावना आपने इस तरीके से और बहुत तरीके हैं, आपने सही कहा, कोई इसमें कमी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य दर्शन क्यों मानते हैं इसे। संविधान का स्रोत है, स्पष्ट हम भारत के लोग को संदर्भित करता है, संपूर्ण शक्ति जनता को सुपुर्द है। ठीक है, संविधान की प्रकृति भारत को संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश घोषित करती है। क्वेश्चन क्या है, दर्शन क्यों कहा जाता है? ठीक है, संविधान को देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार उपासना आदि स्वतंत्रता एकता अखंडता की रक्षा प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता बंधुत्व का प्रसार संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 19 उल्लेख करती है कि नंबर भारतीय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान का बेइंसाफी माना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों मूल्यों के संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली बयान है, जो कि न्यायपूर्ण समतावादी और लोकतांत्रिक देश के भारत के निर्माण के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अब देखो अश्विन, यहाँ पे कमी है, थोड़ा ध्यान से समझो। आपने तो क्या किया है कि प्रस्तावना में जो है वो सारी चीज़ें लिख दी है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आपको ये देखो बताना है कि भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। मतलब आप इस स्वाभाविक सी बात है कि भाई प्रेम्बल है, प्रेम्बल एक अलग सी चीज़ थी। अगर बाद में केशवानंद भारती कैसे माना गया कि ये संविधान का पार्ट है, पर पहले अलग था। ये आपको समझना है कि फिलोसफी किस तरीके से है, फिलोसफी किस तरीके से, जैसे मान के चलो आपने जो लिखा है ये पॉइंट सही है, भारत के लोगों को संदर्भित करता है, संपूर्ण शक्ति जनता को सपोर्ट करता है। तो ऐसे कौन से प्रावधान संविधान में दिए हैं वो जरूर मेंशन करो आप, ये चीज़ याद रखना। दर्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हो तो अभी संविधान में जो क्या क्या लिखा होगा आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो आपको वो प्रोविज़न बताने हैं जो संविधान का स्रोत है। तो भाई चलो ठीक, जनता तो कैसे जनता को दिया गया है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो संसद में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, और उन्हीं के जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा जो है कानून इनका सबका निर्माण होता है। सबसे पहला तो वहीं से आप लिख सकते थे। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। संविधान की प्रकृति भाई समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, तो कहाँ पे आर्टिकल डालो आप। समाजवादी है अगर प्रतीत होता है तो कहाँ पे डीपीएसपी में प्रतीत होता है। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक भाई स्वाभाविक सी बात है, भारत में राष्ट्रपति का पद जो है चुनाव द्वारा होता है, तो उसका मतलब गणतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब कि चुनाव होता है, सारी चीज़ें स्वतंत्र रूप से होती है। तो आपको ये प्रोविज़न लिखने पड़ेंगे अश्विन, नहीं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। संविधान को देश सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो यार अगर राजनीतिक न्याय के लिए फंडामेंटल राइट है, सामाजिक आर्थिक के लिए डीपीएसपी है। ठीक है, ये धर्म की उपासना कहाँ पे दी हुई है, विचार उपासना आदि स्वतंत्रता, ये आपको कहाँ पे दिया हुआ, फंडामेंटल राइट में दिया हुआ। तो ये मेंशन कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो ओनली एकता अखंडता की रक्षा करने की बात है, प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता की बात है, ये कहाँ पे दिया गया, बंधुत्व का प्रसार कहाँ पे दिया है। तो नहीं, ये चीज़ याद रखिए, आपका अश्विन इनकम्प्लीट आंसर है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम में, नहीं तो फिर स्वाभाविक सी बात है नॉर्मल आंसर मान के एग्जामिनर इसको भाग जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें चाहो तो एक एंशियंट इंडिया का उस टाइम का आप मैप बना सकते हो। ठीक है, अब मेरा माना मैप जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आधा मार्क्स आपको फ्री फोकट मिल जाता है उसके बनाने से। दूसरी बात, एग्जामिनर के पास ये भी थॉट ऑफ प्रोसीजर जाता है कि वेल मैनर है, बच्चे को आता है ये चीज़। ठीक है, वैदिक साहित्य भारत व विश्व के सबसे प्राचीन साहित्यों में से एक है, जो तत्कालीन समाज के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ ही भौगोलिक विशेषता को भी उजागर करता है। जो वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए आप। ठीक है, भारत की विशेषता क्या है, भौगोलिक नदी तंत्र का ज्ञान होता है, वनस्पतियों का ज्ञान होता है, उत्पादक भूमि से परिचय मिलता है, नक्षत्र ज्ञान, गंगा घाटी से परिचय, सबसे आंध्र प्रदेश। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सबसे आंध्र प्रदेश आधुनिक भारत के उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान में फैला हुआ है। आप
ज़्यादा अच्छा होगा इसमें जिस ग्रंथ में लिखा है आप उनका भी विवरण दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारतीय भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अगर आप इसमें देख भाई बता दो कि अब वैदिक साहित्य से बाईस बात कौन सा है, वैदिक साहित्य आपको जो मिलेगा महाभारत ये सब है, वहाँ पे किस बारे में बताया गया, तो आप उस तरीके से लिख सकते हो। और जो भी मिलता है ऋग्वेद में सरस्वती सिंधु नदी का उल्लेख है तथा नर्मदा गंगा जमुना यमुना का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, एकदम सही बात है। ठीक है, दूसरी बात, भौगोलिक विशेषताओं को वर्णन करना, आपको ये चीज़ भी याद रखना। सोम वनस्पति सोम रस हिमालय की मजबूत मंजू व चोटी पर मिलने की चर्चा है। एक बार समुद्र की चर्चा जो उनके परिचित न होने को लिखित करता है, उत्पादक भूमि सीता भूमि कर्जन भूमि आदि शब्दों की चर्चा की गई। यजुर्वेद में शुभ मुहूर्त की चर्चा नक्षत्र ज्ञान को भी दर्शाती है। ठीक है, उपयुक्त के अलावा तत्कालीन समाज मुद्रा निमित्त कर धर्म कर्मकांड वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है। ठीक है, ये अच्छी बात है। आपको बस यहाँ ये लिख दें, जब भौगोलिक विशेषता के सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को भी जानकारी हमें मिलती है वैदिक साहित्य से, बस खत्म बात, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पर अच्छा है। ठीक है, इसमें मैप बना दोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखो, बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी। ठीक है, ध्यान से समझना है जी। इसमें आप वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन बनाओ तो वर्ल्ड जो मैप है वो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैप जरूर बनाना सीखिए इसमें। ठीक है, ये याद रखिए। बाल्कन संकट जो है 1912 से 14 तुर्की साम्राज्य में यूरोपीय शक्तियों यूनान, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो के मध्य संघर्ष से शुरू हुआ था, अंततः तुर्की की हार हुई। ठीक है, चलो ठीक है, आपने बाल संकट से आप क्या समझते इसको बता दिया है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी, अब आपको लॉजिकल रीजन देना है। इनके मध्य संघर्ष का मूल कारण यहाँ भौगोलिक जाति और सांस्कृतिक विभिन्नता, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र स्वयं को श्रेष्ठ मानने को निम्न समझते थे, जिससे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना बनी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में बाल्कन संकट की प्रमुख प्रवृत्ति यूरोपीय राज्यों के परस्पर विरोधी हित आपस में टकरा रहे थे। यथा रूस सर्बिया सधर्म सहजाति मित्र था। जर्मनी ऑस्ट्रिया तुर्की समस्या में एक दूसरे के सहयोगी थे। इंग्लैंड तुर्की समस्याओं को रूसी प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है आपने, चलो ठीक है, क्या इसमें बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं। अगर आपने इतना बड़ा बाल्कन संकट के बारे में बताया नहीं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेन क्वेश्चन जो है ये तो ये मान के चलो 75% कंटेंट आप इसका आएगा, 30% सॉरी 25% इसका आएगा, ज़्यादा ये है। चलो ठीक है, कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। बाल्कन युद्धों के बाद यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि राज्य असंतुष्ट, जिसका भावी परिणाम सैन्यकरण हथियारों के उन्मुख। ऑस्ट्रिया में सर्बिया के मध्य शत्रुता चरम सीमा तक तथा राजकुमार फर्डिनेंड उनकी पत्नी की हत्या आग की तिल्ली की तरकारी की। ठीक है, परिणाम से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया, जहाँ रूस ने सर्बिया में जमीन ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। इस होड़ में कई महाशक्तियाँ भी कूद पड़ी, पर न तो विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा एटलीस्ट 4 रीजन तो जरूर दो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मेन क्वेश्चन की डिमांड ये है। ये तो आपको बताना बाल्कन संकट से आप क्या समझते हैं, मतलब जस्ट डिफाइन करने की बात बोल रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अश्विन, क्वेश्चन के बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कहाँ पे कितना लिखना है। चलो इसके अलावा और अश्विन की कॉपियाँ चेक करते हैं। भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। लाइट डालना, क्रांतिकारी दर्शन था। ठीक है, ध्यान से समझिए। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित सेनानियों में से एक थे। 1907 में पंजाब में जन्म हुआ। 1931 में भारत के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। ये युवाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों राष्ट्रीय युवा नायक थे। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया। प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए आप उनके महत्वपूर्ण कार्य। देखो यही समझना है अश्विन, आपको ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। और मैं कितनी बार बोला हूँ कि जब आप अननेसेसरी चीज़ लिखते हो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका टाइम जाएगा। ओनली क्वेश्चन की जो डिमांड हो उसको डायरेक्ट हिट कीजिए आप, ये चीज़ याद रखना। नौजवान भारत सभा, भारत माता सोसाइटी, HSRA की सक्रिय सदस्य, लाला लाजपत राय के क्रांतिकारी विंग का नेतृत्व, जॉन सॉन्डर्स की हत्या, बटेश्वर दत्त के साथ सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के खिलाफ, गैर हानिकारी बम असेंबली में फेंकना, सरकार और जेल अधिकारी के विरुद्ध भूख हड़ताल में नाचते क्यों, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना है क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालिए। उनके जो फिलोसफी थी, रशियन संघ के समाजवादी व अराजक तत्ववादी विचारधारा से प्रेरित हुआ, जो भारतीय युवाओं को प्रभावित किया।
साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को समान आंका तथा इसका विरोध किया। राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप व बल में नास्तिक हूँ क्यों पुस्तक। गरीब किसानों श्रमिकों के शासन में प्रभुत्व की बात की। इनकलाब की प्रतिबद्धता न केवल राजनीतिक भी बल्कि सामाजिक भी थी। वे जातिपंथ धर्म अंधविश्वास आदि के खिलाफ क्रांति चाहते थे। उनके लेख सार्वजनिक भाईचारे के माध्यम से शांति भाईचारे बंधुत्व राष्ट्रवाद की बात कही तथा भारतीय स्वतंत्रता तथा मूल मंत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद की राजनीति स्वीकार की। भगत सिंह भारतीय युवा और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के परिणामस्वरूप के रूप में उभर के आए। उनके दर्शन जैसे इनकलाब समाजवाद भाईचारा आदि प्रश्न सिंह नजर आते हैं। अब एक चीज़ याद रखें, पहले तस्वीर एक चीज़ याद रखो, देखो क्रांतिकारी जो दर्शन पर प्रकाश डाली। अब देखो जो मान लो उनके द्वारा जो कुछ बुक भी लिखी गई है, ठीक है, फिर वो आपको इसमें बताना कि वो क्रांतिकारी दर्शन को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे। भाई क्रांति क्यों है ये चीज़ आप समझिए, आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। भाई उनकी फिलोसफी क्या थी, क्यों मानते थे वे क्रांतिकारी होना चाहिए। तो याद रखना जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है कि भाई अगर शोषित समाज को अगर जब तक वो विरोध नहीं करेगा तब वो शोषण होता रहेगा उनका। तो भगत सिंह का भी यही मानना था, इसीलिए हथियार उठाने जरूरी है। तो आपको उस पर ढालना, आपने पता नहीं क्या ही बताया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। सब कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वही लिखना है। काम की चीज़ें लिखो, फालतू चीज़ें लिखने के चक्कर में मत पड़ो, ये चीज़ याद रखिए। देखो नंबर तभी मिलते हैं, एक तो आप क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसको एड्रेस करो प्रॉपर, अच्छे तरीके से जब एड्रेस करोगे तभी जो चीज़ें अच्छी होगी, ये चीज़ याद रखना। नहीं तो क्या होता है कि जो अपन कुछ भी लिख के आ जाते हैं तो अपना टाइम भी जाता है उसमें, ये चीज़ याद रखिए, उसे अपना टाइम भी जाता है, ये नुकसान है अपना ही, इसमें याद रखना। प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट करिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उनको प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं पे बताना है कि जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि हाँ एकदम भाई भारत विश्व गुरु था। ठीक है, अब देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सीखने और नवाचार की अपनी संस्कृति और सर्वांगीण बहुमुखी विकास के लिए जाना जाता है। इस भारत का विश्व गुरु कहा गया। ठीक है, ईधान समर्थन तत्व में है विज्ञान और दर्शन की उपलब्धियाँ। चरक संहिता दुनिया के लिए पाचन चपाचपे और प्रतिरक्षा उदाहरण पेश करने वाले पहले चिकित्सक, एकदम सही बात है। सुश्रुत संहिता के माध्यम से मोतियाबिंद मृत शरीर का चले चिकित्सा, एकदम सही बात है। धन्वंतरी आयुष औषधि दवाओं की औषधि आयुर्वेद प्रणाली को चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया, सही है। धातुकर्म उदाहरण मेहरौली लोह स्तंभ, ठीक है। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत से खगोल की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में ज्ञानी स्रोत जम्बूद्वीप अन्य महाद्वीप जैसे भौगोलिक खोजों ने दुनिया को भूगोल की विद्या की शुरुआत की। सामदेव ज्ञान व मंत्रोच्चारण का पहला संदर्भ। मनुस्मृति कानून की पहली पुस्तक। रामायण भागवतम गीता आदर्श मानव की अवधारणा प्रदान करता है। विविध संस्कृति जाति रंग का समावेश, अनेकता में एकता, ठीक है। धार्मिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध का आत्मसात करना। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म। प्रकृति की पूजा पर बल जो पर्यावरण संरक्षण प्रदान करता है। समाज में सहिष्णुता की भावना विकसित। रामानुज जैसे गणितज्ञों ने अनंत संकला संख्या पद्धति गणित को नया तरीका दिया। कौटिल्य का शास्त्र राजनीतिक ज्ञान और शिल्पकला के अत्यंत दृष्टि से प्रदान करती है। भारत बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से विश्व गुरु है। अब समय एक बार फिर से उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की थी। ठीक है, अच्छा लिखा है आपने, एक बार देखना पड़ेगा बस थोड़ा बहुत। प्राचीन भारतीय ज्ञान कि उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। थोड़ा याद रखना कि आपको टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखा करो। प्राचीन एंशिएंट में जाना है आप, वीडियो में नहीं जाओगे शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने रामानुज का जो एग्जाम्पल लिखा है, रामानुज जैसे गणितज्ञ अनंत संकला संख्या सिद्धांत, तो थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का ध्यान रखना कि एंशिएंट काल तक ही आपको रहना है। उन बिंदु स्पष्ट किया जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया। ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट लिखा है, ये ठीक लिखा आपने, मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है। ठीक है, और अश्विन की कॉपी अपन देखते हैं। ये तो अपन चेक कर ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना है आपको। भाई प्रेस की जो आज़ादी के संघर्ष में, याद रखना यहीं तक सीमित रहना है आपको। राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन कीजिए। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि अब आपको बाल गंगाधर के बारे में जो सब कुछ पता वो नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, ओनली वो लिखो।
ये चीज़ याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। बाल गंगाधर तिलक एक विचारक, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की स्थिति में ब्रिटिश के शोषक के स्वरूप को उजागर करने में योगदान किया, ठीक है। चलो याद रखना, प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में, ठीक है। तिलक का योगदान कठोर निडर पत्रकारिता, सरकार की निरंकुशता स्वरूप को दिखाया है, ठीक है। पहली बात, प्रेस की आज़ादी के संघर्ष में, ठीक है। ये भी माना जा सकता है, कोई व्यक्ति करेगा तो तभी आज़ादी को उसको मानेगा। ब्रिटिश राष्ट्रवादी नेताओं के लेखों से बह खाते थे, परिणाम स्वरूप सेंसरशिप और वर्नाकुलर एक्ट आया, ठीक है। मराठी भाषी ऐसी अंग्रेजी भाषा मराठा संपादन किया। उद्देश्य लोगों के एकीकरण से ताकत का निर्माण, क्षमता, तर्कसंगत विचारों को रखना था। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है। शिवाजी उत्सव भड़काऊ लेख के कारण आईपी द्वारा मैंने जेल रातों रात लोकप्रिय समर्थन प्राप्त लोकमान्य उपाधि, नहीं इस टाइप का टेंशन वो मत लिखा करो। राजनीतिक रूप से जागृत करने में तिलक अपने साहित्य सच्चे लेखन के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय जनता को जागरूक करने की वकालत की। अब देखो ध्यान से समझे अश्विनी, इसमें आपने पहले भाई प्रेस की आज़ादी जैसे मान लो भाई आज़ादी कैसी होगी। पहले तो भाई ठीक है, स्वतंत्र अपने विचारों को प्रतिपादित किया इन्होंने, ठीक है। अब जब वो स्वाभाविक बात है उसमें कोई सेंसरशिप एक्ट आएगी तो उनका विरोध करेंगे, तो उनके विरोध के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत बार जेल भी गए इन चीज़ के लिए। तो वो सारी चीज़ें मेंशन करो। प्रेस की आज़ादी ने संघर्ष कैसे किया, कैसे इनके प्रेस की आज़ादी को महत्वता माना, क्यों ज़रूरी है आज़ादी, विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखें, आपको एकदम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, एकदम से इधर उधर नहीं। गुप्त काल को, अब तो समझ में, गुप्त काल के बारे में बताना आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों कहा जाता है गुप्त काल को। इसमें मंदिर स्थापत्य की स्थापना होती है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी खासी इसमें प्रगति होती है, वो सारे कारण आएंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद श्रीगुप्त द्वारा की गई था, बाद में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त आदि जैसे राजाओं ने नेतृत्व किया। अब तो ध्यान से समझ, स्वर्ण युग कहा जाएगा तो हर क्षेत्र में अलग अलग, तो आप आर्थिक क्षेत्र रखो, सामाजिक क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट लिखना पड़ेगा, जब जाके आपको अच्छा एकदम नंबर मिलेगा। देखते हैं इन्होंने ऐसा किया है क्या। गुप्त काल में उस समय संस्कृति, समाज, औद्योगिक, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा साहित्य, राजनीति, संस्कृति, भौतिक उपलब्धि के साथ राजनीतिक एकता और समृद्धि प्रकाष्ठा पर अर्जित की। अब देखिए ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन दो, जो क्वेश्चन की मेन पार्ट है वहाँ पे जाओ। अब देखिए आपने अलग से लिखा है, अब इसका अलग से नंबर नहीं मिलेगा, परंतु आपका टाइम चला गया। ये चीज़ हमेशा याद रखें, नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, आप ये नहीं लिखोगे ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये अपना जो है मेन काम है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखा करो। गुप्त काल के संदर्भ में स्वर्ण के तहत राजनीतिक, मौर्यों के बाद केंद्रीय सत्ता के साथ भारत की राजनीतिक एकीकरण किया, वैवाहिक गठबंधन व भेरी घोष की नीति, ठीक है, राजनीतिक रूप से। अर्थव्यवस्था, पश्चिमी एशिया राष्ट्रों के साथ व्यापार अधिशेष, ठीक है। अर्थव्यवस्था मुद्रीकरण किया इन्होंने, दिनांक और रूपक की स्थापना की, बंदरगाह, ताम्रलिप्ति, भड़ोज, कल्याण, आर्थिक समृद्धि के कारण बनती है, एकदम सही बात है। आपको बोल रहा है कि भाई स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब भी इस टाइप की जो अतिशयोक्ति वाले वर्ड होते हैं, जैसे स्वर्ण युग हो गया, महात्मा गांधी के सपनों को भारत, जो भी, इसमें हमेशा याद रखना कि पीपल सेंट्रिक जरूर रखना, कि भाई उस चीज़ों को जनता को क्या लाभ हो रहा था, रोजगार था, धन, मतलब आर्थिक क्षेत्र इतना था कि भंडारण बहुत ज़्यादा था, भूखे कोई लोग नहीं रहते थे, ठीक है, बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है, साइंस के क्षेत्र में भी प्रगति थी, मंदिर स्थापत्य की रचना हो रही थी, साहित्यिक कृतियों का भी विकास हो रहा था। तो मतलब आपको स्वाभाविक सी बात है उस तरीके से रहना, पर्सन सेंट्रिक रहना, मतलब पीपल सेंट्रिक रहना है। विज्ञान प्रति उपलब्धि थे, खगोल व ज्योतिषीय विज्ञान की नई दिशा, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, शून्य हो, दशमलव प्रणाली, पृथ्वी विस्तार का मापन, ग्रहण आदि। ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्म सिद्धांत दिया गया, शिल्पकार में लोहे कांस्य के ढलाई का कार्य किया गया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति, विष्णु व भागवत धर्म का प्रचार, बौद्ध और जैन धर्म का भी संरक्षण किया गया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। कला स्थापत्य, उत्कृष्टता की प्राप्ति, शिवभूरा, सतना, नागर और पंचायत शैली से, ठीक है, मंदिर निर्माण, गुफा चित्र, बाग, मध्य प्रदेश, अजंता बौद्धगुरी की गुफा का निर्माण होता है। साहित्य में बहुत अच्छा आपने सब पॉइंट मेंशन किया है। 18 पुराण लिखा गया, रामायण भारत पूर्ण हुआ, कालिदास, धन्वंतरि, आर्यभट्ट का युग था। विभिन्न स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति भी लिखी गई। गुप्त काल में अखंड भारत को विस्तृत करने, क्षेत्रीय कला संरक्षण, धार्मिक सद्भाव में आर्थिक समस्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण, एकदम सही, अच्छा लिखा आपने। देखो ऐसे बस ये चीज़ यार थोड़ा बहुत, ये कोई जरूरत नहीं है फालतू में। और जब सरवण युग कहा जाएगा तो भाई पीपल सेंट्रिक होगा ना वो, तो वो चीज़ हमेशा याद रखिए थोड़ा, कि आपको पीपल सेंट्रिक बनाना है उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना है कौन कौन सी। मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला याद रखना। स्थापत्य में आर्ट एंड जो आपकी जो है जैसे मंदिर निर्माण ये सब सारी चीज़ें आएगी भवन निर्माण की। कला में आपका जैसे गीत आ जाएंगे, काव्य आ जाएंगी, फिर रचनाएं की गई तो उस तरीके से आएगा। मौर्यकालीन कला स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस कला के अंतर्गत राजमहल, स्तूप, गुफा और चैत्य विहारों का निर्माण किया गया था। मौर्यकालीन कला क्या होती है? चित्रकला, पत्थरों व दीवारों पर, संगीत, नृत्य कला, स्थापत्य कला। मौर्यकालीन स्थापत्य क्या है? दरबारी है, महल है, स्तंभ है, लोक कला में गुफाएं, मूर्तिकला है। थोड़ा एग्जाम्पल जरूर लिखो, ये चीज़ याद रखिए, ऐसे मत भागिए आप कि विशेषताएं पूछा अपने को, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। स्तंभ एक आसन पत्थर के बनाए गए, स्तंभ बिना आधार की भूमि पर बनाए गए, चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया। एग्जाम्पल लिखो, चलो लिखा आपने। स्तूप पत्थर में ईंटों के तो आधा चंद्र का गुम्बद वाली सांची के स्तूप मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे के एग्जाम्पल लिखो। अशोक के जो होते हैं, अशोक के स्तंभ ऐसे ही होते हैं, तो यहाँ पे करके जैसे करके अशोक के स्तंभ एग्जाम्पल जरूर लिखिए, ये चीज़ याद रखना। पर्वतों काटकर गुफा, चैत्य विहार आदि निर्माण बराबर है। नागजूनी पहाड़ियों को काटकर राजकों के मुनियों के निवास निर्माण एकदम सही बात है। भवन महल जो राजस्व का प्रतीक का निर्माण है। भक्तियों पर नक्काशी में पॉलिश का प्रयोग है। मूर्तिकला की सारनाथ शैली, मंदिर की रागर शैली का प्रयोग। ये शैक्षणिक हाथी, घोड़ा, बैल, हाथी। ठीक है, थोड़ा याद रखना। ठीक है, अच्छा है। मौर्यकालीन स्थापत्य आज भी शोभनीय है। सारनाथ मंदिर, राष्ट्रीय चक्र, अशोक स्तंभ आज भी अपनी प्रसन्नता बनाए हुए हैं। ठीक है, बस एग्जाम्पल जरूर साथ में लिखते चलो तो उससे एग्जामिनर को क्लियरिटी होती है। अच्छा है, इसने सब कुछ लिखा है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। अब देखो ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन की डिमांड है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता उसके वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आपको उसके बारे में बताना और कुछ भी नहीं। ये चीज़ याद रखना, वैचारिक पृष्ठभूमि को आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए भाई। स्वाभाविक सी बात है, जब 1857 का क्रांति स्वतंत्रता संग्राम होने से पहले क्या वैचारिक क्या सोचा था उन लोगों ने, क्या क्या डायमेंशन पे आर्थिक क्षेत्र में ये होगा, सामाजिक, ये सब तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति, उत्पीड़न तथा भेदभाव के प्रति असंतोष का सामूहिक परिणाम था। एकदम बहुत अच्छा लिखा है इंट्रोडक्शन। वैचारिक आयाम थे धार्मिक विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक, सामान्य विचारधारा, राजनीतिक, प्रशासनिक विचारधारा। ठीक है, धार्मिक विचारधारा में क्या आएगा? अंग्रेज भारतीयों को ईसाईकरण चाहते थे जिससे अशांति फैली। गाय में स्वर की छवि धर्म में निषिद्ध, इस राय पर कर्तव्य चलाने में अपमानित महसूस किया गया। परंपराओं की रक्षा। दूसरी बात याद रखना, इसमें समुद्री जो है पहले जो भारतीय जो धर्मशास्त्रियों ने अनुसार समुद्री जो यात्रा उसका निषेध किया गया है, परंतु इनके द्वारा एक कानून लाके इनको समुद्री यात्रा करने के लिए भी ज़बरदस्ती करवाया जाता है, तो इस कारण भी हो रहता है। ये बात सही है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, आगे सामाजिक आर्थिक विचारधारा। ब्रिटिश द्वारा क्षेत्र का अधिकार से जमींदार में शासक वर्ग विस्थापित पुनर्स्थापना की चाहत, ग्रामीण निकृष्टता में वृद्धि का नीतियों में आर्थिक शोषण होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा यहाँ पे देखो, थोड़ा लॉर्ड डलहौजी की वेबगत नीति होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी कारण बनती है। राजनीतिक प्रशासनिक विचारधारा, शासक वर्ग शासन की संपत्तियों की हानि, सहायक संधि वेलेजली, वेबगत सिद्धांत डलहौजी, क्षेत्र अधिकार, ब्रिटिश प्रशासन से असंतोष, जटिल में शोषणकारी था। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा, विद्रोह केवल समुदाय विशेष तक सीमित नहीं बल्कि सिपाही, किसान, जमींदार, कृषक सभी वर्गों के द्वारा। उधम बेगम हजरत महल लखनऊ में, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई। 1857 का विद्रोह हालांकि अंग्रेजों को हटाने में असफल रहा, लेकिन इसे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध किया जो आगे चलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के उन्मुख नजर आया है। ठीक है, अब एक बार इधर आते हैं, चेक करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आपने इस तरह के चारों आयामों को डायमेंशन बताया कि अच्छा उसका पॉलिटिकल कारण ये था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। अब आगे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना है आपको, तो आपको ये मानना है कि कितना योगदान था उसका और कितना और अन्य पक्षों का योगदान था, ये चीज़ याद रखना। इस टाइप क्वेश्चन में ऐसे लिखना पड़ता है। जर्मनी के एक राष्ट्र राज्य के रूप में गठन विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पूर्व में जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे देशों में विभाजित थे। बिस्मार्क ने प्रशा के नेतृत्व में इसके एकीकरण की प्रक्रिया 1871 में पूर्ण किया। यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना के भी दर्शा सकते हैं कि अरब उसमें दिख दोगे कब उन्होंने एकीकरण किया। जैसे युद्ध होता है ऑस्ट्रिया उनके साथ होता है, प्रशा के साथ युद्ध होता है, जो भी है उस तरीके से आप लिख सकते थे। बिस्मार्क भूमि कूटनीतिक रणनीति। अब देखो ध्यान से समझना,
एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। एकीकरण के लिए जो रणनीतियाँ बनाई गई थी, कूटनीति नीति, ऑस्ट्रिया के साथ गेटिन की संधि, फ्रांस और रूस के साथ अनाक्रमण की सिद्धि, सहयोगी आवश्यकता पूर्ति और संभावित विरोधियों का अलगाव। ठीक है। सैन्य सुधार, कर आदाय सैन्य विस्तार, आधुनिक मशीनों बंदूकों की सुपुर्दी, कौशल प्रशिक्षण, युद्ध, डेनिश युद्ध, 1864, ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि, फ्रांस फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है। आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, तीव्र औद्योगिकरण पर बल, रोजगार प्रोत्साहन, आंतरिक शुल्क हटाना। ठीक है। सामाजिक रणनीतियाँ, एक जर्मन एक राष्ट्र भावना का विकास, शिक्षा और कौशल पर बल, शासन को प्रतिबद्ध बनाना, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट प्रभाव को कम किया। ठीक है। बिस्मार्क द्वारा विखंडित जर्मनी एकीकरण कर यूरोप में एक नवीन शक्ति पैदा की तथा इस नेतृत्व का दृष्टिकोण जर्मनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को सर्वाधिक प्रभावित किया। अब एक चीज़ देखो, इसमें कमी है आपकी, मैं कुछ बताता हूँ। पहली बात, बिस्मार्क की क्या भूमिका रहती है, तो आप बताओ भाई बिस्मार्क का क्या क्या योगदान था, कैसे किया, आपने वो बताया। दूसरा, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन में आपको क्या लगता है कि ओनली बिस्मार्क के कारण ही जो है जर्मनी एकीकरण हुआ? भाई नहीं, उनके जो शासक था विलियम केसर शायद उसका नाम है, उसकी भी एक भूमिका रहती है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, आपको अन्य पक्ष भी लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली इसी के कारण हो गया है। फिर आप लिखो हाँ इनकी प्रमुख भूमिका रहती है, पर अन्य तत्वों को नज़रअंदाज किए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं संभव हो सकता था। तो आपने वो दूसरा पक्ष नहीं लिखा है। थोड़ा अश्विन ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन करने वाले मतलब ही यही होता है कि आपको कितना लगता है अन्य पक्ष थे या नहीं थे, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। आगे देखो, नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना है नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला। अब तो ध्यान से इसमें डायग्राम जरूर बनाओ नागर शैली का। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से शुरू हो गया था। भारतीय मंदिर डिजाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकला में से एक नागर शैली है। ठीक, विंध्य पर्वत तो मुख्यतः इस शैली के मंदिर है। ठीक, अच्छी बात है, आपने बनाया है, ये भी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, ये आधा नंबर आपको जरूर देगा। संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर तथा सीढ़ियाँ बनाई जाती है। प्रदक्षिणा पथ खुले आकाश में अर्थात चार दीवारी नहीं। मंदिर वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। सामने मंदिर वर्गाकार या चौकार होते थे। प्रत्येक भुजा एक उठाने निकली थी जो वर्गाकार सक्रिय रूप लेती थी। शिखर के ऊपर स्थित होकर मलक होता था। छोटे छोटे अनेक आकर्षक शिखरों का निर्माण। प्रवेश द्वार के सामने जगमोहन या गर्भगृह होता था। प्रमुख मंदिर शस्त्रपा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गुजारा मंदिर आदि। ठीक है। 1 मिनट। और चलिए वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। मंदिर कला साहित्य का संरक्षण होता था, साथ ही ये प्राचीन काल में साम्राज्य की भव्यता, विशालता तथा सौंदर्य की प्रतीक था। वर्तमान में आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र। ठीक है, एकदम सही लिखा है। द्रविड़ दक्षिण भारत शैली मंदिर वास्तुकला की विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो मंदिर निर्माण द्रविड़ शैली भारतीय मंदिर डिजाइनर का प्रतिनिधित्व करने वाली महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित वास्तुकला शैली में से एक है। इन मंदिरों का विस्तार दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी अपने एग्जाम्पल बनाए हैं। ठीक है, गोपुरम, चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम सही है। मंदिर चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा होता था। ठीक है, चार दीवारी के बीच में एक प्रवेश द्वार वही रूप होता था, उसे गोपुरम कहते हैं। एकदम अच्छी बात है। याद रखना थोड़ा कि आपने यहाँ ना गलत चित्र बनाए। गोपुरम याद रखना कि जो मेन मंदिर होते थे ना उससे भी ऊंचाई में ज़्यादा बड़े होते थे गोपुरम। कुछ कुछ मंदिरों में तो ऐसा होता है, थोड़ा ये भी याद रखना। सिख पीरियड में ना जिसे विमान कहते हैं, गर्भ के प्रवेश द्वार पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती थी। विशाल प्रांगण, भव्य गोपुरम, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता था। मंदिर में बड़ा जलाशय, तालाब होते थे। प्रमुख मंदिर एवल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विदेशी मंदिर। दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि आप जो है यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र के लिए इनका यूज होता था। बैंकिंग की तरह काम करते थे ये। कल्याण मंडपों जैसी अवधारणा भी पाई जाती है। चलो ठीक है, अच्छा लिखा है। ठीक है, तो बस वही है कि क्वेश्चन की जो है मेन जो डिमांड रहती है वो कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बस ये चीज़ याद रखना। अगर वो रह रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ याद रखो। क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा लिखोगे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल, 1 मिनट, फुलफिल नहीं कर रहे हो तो दिक्कत होगी, ये चीज़ याद रख लेना। वो ज़रूरी है, वो बहुत मस्ट है। उसके बिना क्वेश्चन अधूरा है, मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको। चलो अब देखते हैं वैदिक साहित्य का आपको परिचय देना है। तो साहित्य उसमें याद रखना कि कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, क्या क्या है, उनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है,
वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और विचारों की अंतर्दृष्टि की समृद्धि को प्रकट करता है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि विचार, सामाजिक मानदंडों, परंपराओं के विकास का भी करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। अब मैं फिर बता दूँ, ये कंक्लूजन टाइप से हो गया, थोड़ा ये ध्यान दीजिए। थोड़ा ये चीज़ बची है कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन क्या अंतर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। वैदिक साहित्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। श्रुति साहित्य वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ऐतरेय, कौशिकी, आरण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय उपनिषद 108 इसके ठीक है सुन के लिखे गए साहित्य हैं। स्मृति साहित्य 6 वेदांग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्धांत, योग, अनुष्ठान, राष्ट्रीय आदर्श, सत्यमेव जयते, आधुनिक समय प्रासंगिकता, योग व ध्यान की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, भूमि सूक्त, पर्यावरण संरक्षण, जोर, सामाजिक आचरण, नैतिक ईमानदारी। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक यात्रा का वर्णित है। एक बार ये देखना पड़ेगा कि भाई ध्यान समझना कि परिचय दीजिए, तो क्या प्रेजेंट टाइम की डिमांड है ना, पर हाँ ये आप कंक्लूजन में लिखो, अलग से मेन बॉडी का पार्ट मत बनाइए, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, ऐसे यहाँ पे आप जरूर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेन बॉडी का पार्ट मत बनाइए उसको। जितना मेन बॉडी की डिमांड है उतना ही याद रखिए, उतना ही लिखिए आप। चलो ठीक है, अश्विन का कॉपी चेक हो गया। अब ये शिवम की है, बस अश्विन की जो है वो टेस्ट वाली कॉपी बची है, तो मैं अश्विन की टेस्ट वाली कॉपी चेक की जाएगी पहले, ठीक है। अब देखो अश्विन को 92 नंबर मिले हैं। देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन अपन पहले भी चेक कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन देख चुके हैं अपन, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना भारत में समाज में देखो भारतीय समाज की बात है, ध्यान से समझना है क्या चीज़। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करना आपको, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक तत्व, प्रजाति तत्व है, भाषा विविधताओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है। याद रखो ये क्वेश्चन की डिमांड है। मैं इसमें एक डायग्राम बना सकते हो, ये चीज़ याद रखना। मैंने उस दिन भी बताया था कि आप इंडिया की मैप बना के शो कर सकते हो। भारतीय समाज बहुत धार्मिक है, प्रजाति तथा बहुभाषी वाला देश है, इसके बावजूद भी यहाँ विविधता में एकता के तत्व देखने को मिलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा है। धार्मिक प्रकृति, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध और आदिवासी धर्म का निर्णय रहते हैं। यहाँ धार्मिक से अस्तित्व को उदाहरण प्रस्तुत किया है, सहिष्णुता और समन्वय है, धर्म और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ ये, चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात भाई, भारत में कभी धर्मों को लेकर धार्मिक युद्ध नहीं हुए हैं, नहीं तो यूरोप में आप देख लो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा, ये तो ये भारत का नेचर बताता है ना कि भारत का नेचर कैसा सही से होना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छे पॉइंट आपने लिखे हैं। प्रजाति विविधता की प्रकृति, मुख्य प्रजाति समूह ऑस्ट्रिक, द्रविड़, मंगोलॉयड, भारतीय आदि, निश्चित नस्लीय संरचना, आपसी मेल मिलाप वर्षों से चलता आ रहा है, ठीक है। जाति व्यवस्था भी इससे प्रभावित है, समन्वय संस्कृति का भी विकास है। थोड़ा ये चीज़ याद रखना, मैंने उस दिन बोला था जाति व्यवस्था इससे प्रभावित नहीं है, ठीक है। भाषा विविधता की प्रकृति, प्रमुख विविधता भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तमिल, कन्नड़ आदि, ऑस्ट्रिया एशिया, तिब्बत, बर्मन आदि। आधारिक भाषा, संवैधानिक स्थिति, भाषा आधिकारिक घोषित है, भाषा विविधता क्षेत्रीय वितरण इस तरीके दिए हैं। तो ऐसे आप इनका भी बना सकते हो, प्रजाति विविधता का बना सकते हो। चाहो तो ये कि मैं सब सारी चीज़ें दर्शा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बात की धार्मिक, प्रजाति, भाषा विविधता, संस्कृत, राष्ट्रीय स्वरूप में अद्वितीय बनाते, ठीक है। अगर देखो यहीं पे अगर आपको 5 नंबर पाना था तो आप एक और मैप बना के उसमें 100 कर देते, तो आपको 5 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 4 नंबर उसमें ठीक मिला आपको। भारत में जनसंख्या वृद्धि अवसर नहीं है, आपदा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको बताना क्या है, यस या नो, इनके रीजन पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वृद्धि अवसर है तो कैसे है, नहीं तो फिर आपदा कैसे बन जाती है। भारत जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में कई समाजशास्त्रियों को मानता है कि जनसंख्या वृद्धि अवसर नहीं, अभिशाप है। जनसंख्या वृद्धि आपदा, ठीक है। अत्यधिक भीड़, पर्यावरण संरक्षण, जीव गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहले इसमें ट्राई करो कि वृद्धि व आपदा जो किस तरीके से लाती है, तो आप इसमें अलग एक ही पॉइंट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऐसे सेक्टर का लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खास संसाधन, पेयजल की कमी होती है। सबसे पहले तो आपको ये दर्शाना चाहिए था कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है और लैंड इंडिया के पास इतना ही है, तो जनसंख्या का जो संसाधनों पर दबाव ऐसे ही है।
ये स्वाभाविक सी बात है, पानी की, जल की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी, भूखमरी गरीबी आएगी। ये सारी चीज़ें, जैसे ये एक पॉइंट, पहला पॉइंट लिखोगे इसका सब पॉइंट ये बना सकते थे, तो इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जनसंख्या की कमी से जीवन स्तर प्रभावित होगा, स्कूल शिक्षण संस्था को दबाव बढ़ेगा जिससे गुणवत्ता प्रभावित होगी। जनसंख्या के बढ़ती मूल्य में बस्ती प्रदूषण आदि बढ़ावा दे सकते हैं जिससे हमें आर्थिक को खतरा मिल सकता है। थोड़ा ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप 4 पॉइंट लिख रहे हो तो ये याद रखने का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक इस तरीके से आनी चाहिए, ये हमेशा याद रखें। जनसंख्या वृद्धि अवसर कैसे है? शिक्षा, गुणवत्ता, रोजगार वृद्धि से समग्र उत्पादन में वृद्धि होगी। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि को आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो? अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स बनाना पड़ेगा। मानव संसाधन के लिए आपको शिक्षा में, हेल्थ में, इनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्किल देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। उनके लिए रोजगार के क्षेत्र विकसित करने पड़ेंगे, ठीक, उनकी क्षमताओं का आकलन करना पड़ेगा, उस तरीके से आप कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना कि जैसे बोझ नहीं बनती, जैसे चीन में जनसंख्या बावजूद उसका विकास संभव हुआ, ऐसे ही हम भारतीय जनसंख्या का रुख भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जनसंख्या वृद्धि वरदान अभिशाप दोनों साबित हो सकता है, जो कि भारतीय जनसंख्या के साथ सकता है कौशल की कमी के कारण अभी भी इसके सकारात्मक अपनाया नहीं जा सकता। भारत सरकार इसके परिप्रेक्ष्य जनसंख्या नियोजन, समग्र शिक्षा विभाग, कौशल विकास योजना जैसे कई योजना शुरू किया जा रहा है जो समग्र रूप से भारतीय विकास में सहायक होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मैंने बताया थोड़ा याद रखिए, पॉइंट एक ही पॉइंट मत लेके आप, थोड़ा उसमें विविधता लाइए। हाल ही घटनाओं को देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि भारत को शहरीकरण से लाभ की अपेक्षा हानि हुई है, अधिक हुई है? परीक्षण कीजिए। अब आपको देखो, परीक्षण कीजिए, डाटा बताने पड़ेंगे भाई, जीडीपी में कितना योगदान है शहरों का, दिक्कतें क्या है वहाँ पे, हानि हो रही क्यों हो रही है, लाभ हुआ तो क्या हुआ, आपको दोनों बताना है, परीक्षण करना है। फिर आखिर में एक कंक्लूजन मोड में जाना कि अगर इन समस्या को अगर समाधान कर लिया जाए तो सब ऐसी बात है, शहर जो है लाभ के लिए बने हैं। और आप उसमें एग्जाम्पल दे दो कि जितने भी विकसित देश है वहाँ पे शहरीकरण जब अच्छे से हुआ तभी जो वो विकसित देश बने हैं। तो ये चीज़ याद रखना। शहरीकरण से तात्पर्य ग्राम या कस्बे में शहरों का बदलना है, ठीक है। शहर की पलायन है। वर्तमान भारत लगभग 1 जनसंख्या निवास करती है तथा विश्व बैंक के अनुसार जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। तो डायरेक्ट आप यही लिखो ना, ये वाला डाटा लिखो, डायरेक्ट ही लिखो, इंट्रोडक्शन तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आप डिफाइन करो तभी वही, तो अब आपने क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, डाटा से भी शुरू कर दिया, नहीं, एक तरीके से शुरू करो। अब ध्यान से देखना, शहरीकरण के लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। शहरीकरण के लाभ की अवसूचना, विकास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि, शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, महिला स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, व्यक्तिगत खुला जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के अवसर में वृद्धि, निवेश, उद्योग, आकर्षण, जिससे जीडीपी में वृद्धि हुई है। शहरीकरण से हानि, अवसाद, तनाव वृद्धि हुआ है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार शहरी लोगों में शहरीकरण बढ़ा था, तनाव से हर वर्ष 10% मृत्यु होती है, ठीक है। संयुक्त परिवार को टूटना होता है, महिला पर दौलत बोझ होता है, बच्चे पति कार्य का, सामाजिक और आर्थिक असमानता होती है, प्रदूषण अपशिष्ट में वृद्धि होती है, संसाधन पर दबाव तथा अपराध में बढ़ोतरी होती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार शहरी गैर कानूनी गतिविधि की मात्रा बढ़ी है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो कि अधिक बस्तों का ज़्यादा विस्तार होते चले जाता है तो वहाँ बेसिक इम्यूनिटी नहीं मिलती है। बेसिक इम्यूनिटी जब नहीं मिलेगी तो सब ऐसी बात है, मलेरिया वलेरिया जैसी बीमारियाँ होती है, तो वो एक जो है स्वास्थ्य पर दबाव डालती है, ठीक है। पहली चीज़ ये चीज़ याद रखना। और वहीं से जो मलिन बस्ती निर्माण से क्या होता है, वहाँ पे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ने का भी स्रोत बढ़ता है, ठीक है। पहली बात तो सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, आप एग्जाम्पल देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एग्जाम्पल इज मस्ट। आप दिल्ली का एग्जाम्पल दीजिए, दिल्ली की इकोनॉमी इतना सब कुछ अच्छा है परंतु पर्यावरण प्रदूषण वहाँ पे अच्छा नहीं है। तो पर्यावरणीय मानदंडों का जो पालन नहीं किया गया उसके कारण ये सारी चीज़ें जो नकारात्मक नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरीके से वही है कि जो शहरीकरण का व्यवस्थीकरण से उनका विकास नहीं हुआ, तो जैसे मुंबई जैसे शहर है वहाँ पे फ्लड आते रहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बताना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल आपको जस्टिफाई करना है। शहरीकरण 2000 तलवार से सुनिश्चित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। संदर्भ में सरकार स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज प्रोग्राम मनरेगा आदि के क्रियान्वयन कर रही है जो एसडीजी की प्राथमिक में सहायक होगा, एकदम सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनका भी यूज करना सीखिए आप। अब आगे देखो, भूमंडलीकरण ने भारत की सामाजिक प्रथाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है, व्याख्या कीजिए। अब ध्यान समझना कि सामाजिक प्रथाओं को किस प्रकार प्रभावित किया तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। जैसे मैं क्या बताता हूँ, अब आपको बताना सोशल प्रैक्टिस जो होती है, जैसे विवाह है, ठीक है। सोशल प्रैक्टिस जो समाज द्वारा प्रैक्टिस की जाती है, विवाह हो गया, संगीत वंगीत, ये सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें भी आएगी जो आप परफॉर्म करते, प्रैक्टिस करो, बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो आप क्या है, आपके जो डेली दिनचर्या है वो फिर आप भाई सामाजिक जो स्वरूप होता है, ढांचा होता है, उसका एक तरीका होता है। भूमंडलीय विश्व में सभी देश, समाज, संस्कृति, विचारधाराओं आदि के एकीकरण है, इससे विश्व के गाँव की बात ही हो जाता है।
भूमंडलीकरण ने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। ये चीज़ याद रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन पॉइंट में आओ कि कैसे सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित किया है। सकारात्मक रोजगार में वृद्धि, ठीक है। देखो अब सकारात्मक लिखते सामाजिक प्रथा, सामाजिक प्रथा ये लिखो कि जजमानी व्यवस्था की जगह आजकल जो है आधुनिक जो है श्रमगत व्यवस्था आ गई है और उसमें योग्यता को स्थान दिया गया है, ये लिखिए आप। पहले जन्मगत होता था, भाई ये व्यक्ति यही काम करेगा। अगर आपको पॉइंट बनाना तो ऐसा बनाओ। व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन, पहले ये बोलो कि आप सामूहिक था, परिवार को महत्वपूर्ण भूमिका, नातेदारी रिश्तेदारों को भूमिका थी, आज व्यक्तिवादी के अंदर हो गया। ये चीज़ कीजिए आप। महिला स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, वर्तमान में सदी में महिलाएं रोजगार आदि में शामिल है। उसमें लिखो कि पितृसत्तात्मकता का अधिक जोर, परंतु अभी महिलाएं अब स्वतंत्र अधिक कार्य कर रही है, अपना रोजगार कार्य कर रही है। ये चीज़ समझिए। प्रेस की आज़ादी, अरे नहीं, प्रेम की आज़ादी, अरे नहीं नहीं आप इसमें लिखिए कि वैवाहिक मामलों में और पारिवारिक नियोजन में परिवार की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका, अब जो है युगल की भूमिका, युगल जोड़े की भूमिका, इस तरीके से आप लिखिए। शिक्षा कौशल विकास से सामाजिक सामने बढ़ा, पहले आप लिखिए कि जातिवाद आधारित था, जजमानी सिस्टम थी, अब योग्यता आधारित हो गई है। वेशभूषा, खान पान आदि बदला हुआ है, ठीक है। सामाजिक प्रथा लिखना है, ना कि एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। संयुक्त परिवार से एकल परिवार का हुआ है, महिला पर दोहरा बोझ बढ़ा है, सामाजिक समता में वृद्धि हुई है। नेगेटिव क्या हुआ? तलाक दर की वृद्धि होना, परिवारों का विघटन तो हुआ ही है, सामाजिक प्रथा जो टूट रही है, एक दूसरे का सम्मान करना, उन चीज़ों में कमी आई है। पहले बड़े बुजुर्ग उनका सम्मान किया जाता था, ये चीज़ याद रखना। क्षेत्रीय असमानता, लगाव दो, नक्सलवाद को बढ़ोतरी, ठीक है। सामाजिक प्रथा टूटने से हुआ ये चीज़ भी आपको जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ठीक है आने वाने के लिए सत्य गौरतलब, भूमंडलीकरण भारतीय सामाजिक व्यवस्था के दोनों पहले प्रभावित किया। ये वजह कि भारत आज विश्वामित्र को देश से विश्व मित्र बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए, सिंपल सा आपको यहाँ डिफाइन करना है। किन मायने भारतीय क्षेत्रवाद एक सकारात्मक विचारधारा है, आपको पॉजिटिव पॉइंट बताने, पर याद रखना कंक्लूजन में चेतावनी जरूर दो। क्षेत्रवाद नकारात्मक रूप से कैसे, कंक्लूजन में मेन बॉडी पार्ट नोट बनाना, बस इसी याद रखना। क्षेत्रवाद एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा जिसमें कोई व्यक्ति या समूह विशेष की पहचान, संस्कृति विकास को प्राथमिकता देता है, ठीक है। जैसे करके एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप यहीं पे। सकारात्मक विचारधारा के तत्व क्या है? स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकास होता है, राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, विविधता को बढ़ावा देता है, ये पॉइंट भी अच्छे हैं। सांस्कृतिक पहचान व सुरक्षा, ठीक है, मिलती है। क्षेत्र विशेष का विकास, जिससे राष्ट्र विकास को भी बड़ा बल मिलता है, ठीक है। राष्ट्रीय दृश्यता में सुधार आता है, एकदम सही बात। क्षेत्रवाद क्षेत्र विशेष की समस्या को उजागर करता है, जिससे राजनीतिक केंद्रीकरण को बल मिलता है। स्थानीय प्रशासन को भी महत्व मिलता है। इसके साथ साथ क्षेत्रवाद के नकारात्मक पहलू भी, मैंने क्या कितनी बार बोला, ये आपको मेन बॉडी में नहीं दिखाना है, ये आपको कंक्लूजन। हिंसा बढ़ावा, वोट बैंक, राजनीतिक घनता, शून्य आदि, अपराध, तस्करी, प्रोडक्ट आदि, आप इससे समझिए कि सीधा सिंपल बोल रहा है। सकारात्मक विचारधारा किन मायने में भारत में क्षेत्रवाद, तो आप बताओ आर्थिक मायने में से, सामाजिक में से, राजनीतिक में से, आपको इस तरीके से बताना था मेन बॉडी में। तो ऑटोमेटिक आपको जो आपको लग रहा है कि मैं क्या ही लिखूँ, इतना पॉइंट खाली रह जाए, तो आप उसमें इस क्षेत्रगत बनाइए ना। क्षेत्रगत बनाओगे तो आपको वो चीज़ दिक्कत नहीं होगी। अतः क्षेत्रवाद के स्वरूप में कमी नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिकरण से है। सरकारी संदर्भ में सहकारी संघवाद नीति आयोग को बढ़ावा क्षेत्रीय राजनीति के साथ समन्वय स्थापित कर रही है, इस माध्यम से क्षेत्रवाद के रूप को मोड़ना संभव। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे आप दिखाइए, आप जैसे कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप जैसे मान मेन बॉडी में पॉजिटिव बता दिया, आप बताइए। क्षेत्रवाद के सकारात्मक स्वरूप तो देखने को मिलते हैं, परंतु इसके लिए कुछ चिंताग्रस्त चीज़ें भी देखने को मिलती है। फिर वो आप लिखिए थोड़ा बहुत। नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है, खालिस्तान की जैसी मांगे होती है, राष्ट्र को तोड़ने की बातें होती है, तो आप कंक्लूजन में कीजिए, वो मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। समुद्र नितल प्रश्न सिद्धांत क्या, आपको इसके अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, याद रखना। सी स्प्रेडिंग फ्लोर थ्योरी, इसके सिद्धांत के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना। फिर यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, भाई यहाँ के समुद्र फैल रहा है। सागर नितल प्रश्न सिद्धांत हेनरी हेस और रॉबर्ट डी द्वारा प्रतिपादित है। सिद्धांत बताते हैं महासागरीय नितल समय के साथ फैलता है, ये नहीं महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करते हैं, एकदम सही बात है। सिद्धांत के समर्थन परिणाम थोड़ा ना, यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, वो जरूर देना चाहिए था आपको। चलो ठीक, कोई नहीं। महासागरीय पर्वतमालाएं, महासागरों के बीच लंबी पर्वतमाला जिसे मध्य अंटार्कटिक कटक, समुद्री तल की संरचना भी इसका प्रमाण है, ठीक है। पिघली हुई सामग्री से प्राप्त साक्ष्य, चुंबकीय परिवेश से साक्ष्य आदि, ठीक है। चुंबकीय धारियाँ, मैग्नेटिक स्टीयरिंग, जब मैग्मा ठंडा होता है तो उसमें मौजूद लोहा यौगिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं और समुद्री तल पर कई समांतर चुंबकीय धाराएं पाई जाती हैं, ठीक है।
चट्टानों की आई मध्य महासागर रीच के पास चट्टान की नहीं, जबकि किनारी चट्टानी पुरानी है। गहराई बोले गए तो प्रश्न क्रस्ट मेंटल में समा रहा है। भूकंपीय गतिविधि, समुद्र जल तल के विस्तार व पैटर्न भी इसका समर्थन करते हैं। ठीक है। सागर नितल प्रश्न सिद्धांत, प्लेट विटनेस सिद्धांत को मदद किया था। पृथ्वी की गतिशील रूप को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यार रखना, थोड़ा वैसे एक डायग्राम बन जाएगा तो ठीक है, आपने सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पृथ्वी पर भू आकृतियों के निर्माण पर मानवीय प्रभावों का स्पष्ट कीजिए। देखो, पृथ्वी पर भू आकृतियों के निर्माण पर मानवीय प्रभावों का, उसको स्पष्ट करना आपको, मानवीय प्रभाव। ठीक है। पृथ्वी पर भू आकृतियाँ मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे अपक्षय अपरदन के कारण बनती है। ठीक है। लेकिन वर्तमान मानवीय गतिविधियाँ भी भू आकृति निर्माण और परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, एकदम सही बात है। निम्न बिंदुओं को समझ सकते हैं, जैसे खनन उत्खनन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य संसाधनों खनन के लिए पहाड़ों, पठारों, घाटियों की संरचना बदलती जा रही है। उदाहरण झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र। ठीक है। वनों कटाई, कृषि विस्तार, मृदा प्रदान होता है, जैसे पहाड़ियों व मैदानों का स्वरूप बदलता है। नदी प्रणालियों का प्रभाव, बांधों और जलाशयों के निर्माण से नदी की धारा और घाटी संरचना बदलाव, घात का जमाव। जंगल और पहाड़ियों काटकर शहरीकरण और औद्योगिकरण किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक झीलें दलदल गायब होते जा रहे हैं। समुद्र तटों पर के कंक्रीकरण से तटों का बचाव भी किया जा रहा है, जो कभी कभी आपदा कारण बन जाता है। और बोले सब उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रकृति मानवीय स्तर से विकास के लिए कर रहा है, लेकिन इसके सतत उचित उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही बात है, आपने कंक्लूजन सही लिखा। फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा पॉइंट लिखा आपने। चलो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। वर्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तथा विश्व में वर्षण के प्रतिरूप को चर्चा की जाए। देखो, प्रक्रिया स्पष्ट करना पहला डिमांड ये है। दूसरा, विश्व में प्रतिरूप को चर्चा करना है। वर्ल्ड में तो वर्ल्ड का मैप बनाओ, उसमें वर्षा की जितनी कहाँ सूखा क्षेत्र मरुस्थल है, कहाँ पे क्या है, इस तरीके से दर्शा सकते हो। पानी की बूंदों का आसमान से बढ़ते हुए गिरना वर्षण कहलाता है। वर्षण एक जल संग्रहण प्रक्रिया है। जब संग्रहण प्रक्रिया में जलवाष्प, जल का बूंदी, जल ठोस हिमकण के रूप में धातु के वर्षण कहते हैं। थोड़ा हाँ, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन थोड़ा देखिए। वर्षण की प्रक्रिया आपको स्पष्ट करना है। तापमान की अधिकता के कारण यहाँ पे ना एक चित्र बनेगा, जाके एनसीईआरटी में देखिए आप, बहुत अच्छा चित्र दिया है। ये कैसे वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन बादलों संघनित होकर बादल बनते हैं, फिर ऐसे करके थोड़ा डायग्राम बना दोगे, नंबर मिल जाएगा। तापमान की अधिकता के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा वहाँ निम्न वायु दाब क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तत्पश्चात हवाएं उस रिक्त स्थान को ग्रहण करने की ओर आकर्षित होती है और समुद्र में या नजदीक जल स्रोत से आर्द्रता ग्रहण करके आगे बढ़ती है तथा यह हवा के आरोहण के कारण ही ऊपर उठती है। यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक वह संतृप्त न हो जाए तथा संतृप्त होकर वह धूल कणों व नमक के कणों पर संघनित हो जाती है। ठीक है। तो अपने भार गुरुत्वाकर्षण के कारण धातु पर गिरते हैं। ठीक, वही वर्षारोपण कहलाता है। विषम वस्तु प्रतिरूप मैप जरूर बनाइए। दो डायग्राम बन सकते थे, याद रखिए। यहाँ पे सामान्य वर्षा, वायु के आरोहण, तत्पश्चात संतृप्तता, फलस्वरूप वर्षा होती है। पैटर्न को बताना आपको, पैटर्न, वर्षा के प्रारूप नहीं बताना है, मतलब वर्षा के जो है टाइप नहीं बताने आपको। द पैटर्न ऑफ परसेप्शन इन द वर्ल्ड, किस तरीके से, कहाँ पर अधिक वर्षा हो रही है, कम हो रही है, क्यों कारण हो रहा है, कौन सी चीज़ें जो उसको इफेक्ट करती है, तो वो चीज़ याद रखें। पर्वतीय वर्षा, जब हवाएं आर्द्रता नमी आगे बढ़ती है तब अगर मान करते हैं हवाएं आई तो संतृप्तों को वर्षा। देखो आप बताए वर्ल्ड का कैसे बता रहे हो आप, तो वर्ल्ड का मैप जरूर बनेगा, कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है और कौन से कारण होते हैं वहाँ पे, वो जरूर लिखिए आप। वर्षा प्रतिरूप विश्व जलवायु में महत्वपूर्ण योगदान देता था। कृषि, सिंचाई, पेयजल की उपलब्धता के महत्वपूर्ण माध्यम है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। कृषि जलवायु क्षेत्र किसे कहते हैं, विश्व के प्रमुख जलवायु क्षेत्र की विशेषता वर्णन कीजिए। देखो, दो क्वेश्चन की डिमांड है। कृषि जलवायु क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र की मिट्टी, फसल, पैटर्न कृषि बना बनाता है, भौगोलिक विभाजन होता है। अच्छा, आपने लिखा ही नहीं। हिमालय न केवल भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाता है बल्कि ये भारतीय नदियों के जल का भी प्रमुख स्रोत भी है। इसके अलावा अलग भारत के हिमालय के महत्व का वर्णन कीजिए। आपको महत्व तो बताना, खत्म बात, पर वाटर के सेंस में बताना आपको, ये चीज़ याद रखना। भारत में हिमालय का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व तक है। ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। एकदम सही बात है। इन नदियों को माइका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई नदियाँ गंगा, यमुना, भागीरथी आदि निकलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा कराते हैं, जिससे कृषि कार्य का अच्छा विकास हुआ है। चीन से आने वाली बर्फीली लहरों को भी रोककर हमारी फसलों को सुरक्षित करती है। प्राकृतिक सीमा बनाता ये आपने डिफाइन किया, बल्कि भारतीय नदियों जल का प्रमुख स्रोत भी है। इसके तहत अलग बात हिमालय के महत्व वर्णन कीजिए, थोड़ा ये चीज़ याद रखना। ये खनिज संसाधनों, कोयला, सोना आदि, मैंगनीज आदि धातुओं को महत्वपूर्ण भंडार है। पर्यावरण
पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ यात्रा, चूँकि ये प्राकृतिक में बनाती है इसलिए सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। हिमालय ग्लेशियर आदि के माध्यम से नदियों में जलापूर्ति कर सिंचाई, कृषि योग्य नौका आदि सुगम बनाती है तथा प्राकृतिक जैव विविधता के भी हॉटस्पॉट स्थल है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इसके खतरा। अब एक चीज़ समझिए, इस कथन के आलोक में ध्यान से समझ नहीं तो आपको यहीं तक, बल्कि भारतीय नदियों जल के प्रमुख स्रोत भी है। प्राकृतिक सीमा बनाता आपने लिखा है, नदियों जल प्रमुख स्रोत है, ग्लेशियर है यहाँ पे, वैकल्पिक नदियों के रूप पारों मिलते रहते हैं, तो वहाँ से हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होता है। ये सारी चीज़ें हमेशा याद रखना, उसी सेंस में आपको क्रिएट करना, अलग मत लेके जाओ। समाज से विकास बहुत अच्छा है इसका। यूनाइटेड नेशन चाहे वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भी डेफिनेशन हो, थोड़ा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखिए। भारत में समाज विकास की आवश्यकता को चिन्हित कीजिए। क्यों आवश्यकता है, आवश्यक कारण बताइए। दूसरी डिमांड देखो कितने, 1-2 डिमांड। भारत सरकार ने देश में समाज विकास सुनिश्चित करने के कौन से कदम उठाए, तीसरी डिमांड। अब देखते हैं, आपने लिखा है समाज विकास का कार्य सभी क्षेत्रों में, गरीब, महिला, पुरुष, ऊंच नीचे सभी समान नहीं। थोड़ा एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए, थोड़ा इसका है, वर्ल्ड बैंक जो भी है किसी का है। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है, दूसरी डिमांड थी कि क्या समझते हैं, फिर इसके बाद में समावेशी विकास की आवश्यकता चिन्हित कीजिए। वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय असमानताएं व्याप्त, जैसे जीडीपी में भी प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों का योगदान में अत्यधिक विभिन्नता है। ठीक है, इसलिए अपने को क्या चाहिए, समावेशी विकास चाहिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल आदि की तुलना में बिहार, झारखंड में पिछड़े राज्य हैं। सत्यवाद अलगाववाद का खतरा है। ठीक है, बात में अभी भी गरीबी, असमानता, जाती है जिसके अनेक बेसिक खतरा विद्यमान है। भारत सर्वप्रथम देश होने के बावजूद अपने विकास को नहीं बढ़ा पा रहा है। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2050 तक संख्या लवन का फायदा नहीं उठा सका था, अभिशाप को रूप ले लेगा। ठीक है, बाद में व्यापक गरीबी, बेरोजगारी। अब तो ध्यान से समझना, समावेशी विकास आवश्यकता क्यों है। चलो ठीक है, आपने लिखा है। पहली बात तो भाई जैसे गरीबी जैसी चीज़ें उन्मूलन अभी कब होगा, जब राज्य का असमानता खत्म होगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें खत्म हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र की प्रगति के लिए भी जरूरी है, तो इसमें आर्थिक, राजनीतिक, समावेशी विकास से समझना, ये सब तरीके से आएगा। उपाय, अब देखो उपाय आपको अपने द्वारा नहीं बताने हैं, सरकार ने क्या किए हैं, याद रखिए ये चीज़ आपको अपने द्वारा बताए नहीं है। शिक्षा जागरूकता अभियान, सूचना विकास, वाणिज्य, ध्यान देना, शिक्षा कौशल गुणवत्ता विस्तार 9। अच्छा, आपने अलग से बताए हैं ये, देखो यहीं तक, ये फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन के एड्रेस है उसको एड्रेस कीजिए, आप अलग से मत बताइए। अब देखो इतना बड़ा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सरकारी कदम, सरकारी प्रयास, बस इतना लिखो, समझ जाएगा भाई एग्जाम में। आगे तो वित्तीय समस्या को बढ़ा देने के लिए यूपीआई की गुणवत्ता, ठीक है, आमदकशी में देना। बातमाला सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसे अवसंरचना विकास के साथ क्षेत्रीय विकास का बल। मनरेगा अन्य रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से आयु वृद्धि, निजी निवेश, लघु उद्योग प्रोत्साहन प्रस्ताव मंत्रालय सबूत किया गया है। भारतीय समाज विकास भारतीय समूह के विकास में योगदान करेगा। सरकार का सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य की भी प्राप्ति सुनिश्चित होगी। यहाँ पे क्या बोला, जनधन योजना, कौशल भारतीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, जो भी है थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे पॉइंट लिखिए। समाज विकास के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, विकसित देश बनने की और अग्रसर होने के बावजूद भारत में गरीबी विद्यमान है। क्यों, पहले तो कारण बताने हैं आपको, क्यों विद्यमान है भाई, कारण बताओ। क्यों मतलब कारण बताने हैं आप। भारत सरकार द्वारा गरीबी निर्मूलन कदमों की समीक्षा कीजिए। अब ध्यान से समझना, ये जो है मेन बॉडी का पार्ट बनेगा ज़्यादा। इसमें आपको बताना गरीबी निर्मूलन उठाइए कदमों की समीक्षा कीजिए। सरकार ने, पहले आप बताओ सरकारी प्रयास और उनकी कमियाँ, फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड बता दो। तो ये जो है आपका प्रॉपर जो है क्वेश्चन को एड्रेस करेगा। गरीबी सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है, चलो, विश्व बैंक के अनुसार भारत में लगभग 27% में गरीबी। मैं फिर बताऊँ दो चीज़ें कैसे, एक आप डिफाइन कर दो या डाटा से शुरू कर सकते हो, अलग अलग दो चीज़ें मत लिखो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो, विकसित देश बनेगा कैसे भारत की स्थिति, अरे ये क्यों लिख रहे हो आप भाई, आपको ये देखना विकसित देश बनने की अवसर होने के बावजूद भारत में गरीबी विद्यमान क्यों है, कारण बताने हैं। वैसे जीडीपी में 1 योगदान है, भारत दृष्टि 5वीं, पीपी दृष्टि 30वीं अर्थव्यवस्था है, निर्यात में लगभग 2% योगदान है गरीबी के कारण। उतना ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट लिखो। ठीक है, आर्थिक कारण, बचत कम, जैसे निवेश की कमी है, रोजगार उन्मुख उद्योग की कमी है, अवसंरचना की कमी, जैसे रोजगार उत्पादन हो सके। ठीक है, सामाजिक शिक्षा कौशल की कमी है, शिक्षा व्यवस्था का सफलता से पास होने पर बल, कौशल प्रयोग पर नहीं। गुणवत्ता डाल सकते हो डायरेक्ट, साक्षरता कमी,
ठीक है। राजनीतिक कारण भ्रष्टाचार की उपलब्धता, योजना में सही से क्रियान्वयन नहीं है, राजनीतिक दलों का मुद्दा रोजगार न होकर धर्म जाति को समझना, ठीक है, सही है। गरीबों ने उठाएगी कदर, थोड़ा सामाजिक कारण भी लिखिए उसमें, ठीक है। पेट्रियार्की भी आएगा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण कि महिलाओं को असक्षम कर देता है, तो सब ऐसी बात है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे आप आराम से ना फ्लो चार्ट बना के लिख सकते थे, तो ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उठाइए कदम, मनरेगा ग्रामीण लोग शोधन रोजगार, ये लिखने जरूरत नहीं है, मनरेगा लिखो ओनली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा आय सुरक्षा, गरीबी से बचाओ, स्वरोजगार की जुड़ी योजनाएं, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से रोजगार कौशल निष्पादन, ऊपर माध्यम से गरीबी निवारण में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। एसडीजी नो पावर्टी के लक्ष्य की ओर से रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी। अब देखो यही चीज़ समझनी है, उन्होंने 6.5 नंबर दे दिए, पर नहीं, ये कौन लिखेगा भाई? कदमों की समीक्षा करना है भाई, आपको रिव्यू करना है, कितने आप बताओ कि ठीक है योगदान तो रहा है, अपन कमियां क्या रही है, आप ये बताइए भाई, इतनी गरीबी से अपन बाहर निकल पाए हैं, परंतु अभी भी इतनी गरीबी है विद्यमान है भारत में। तो ये थोड़ा समझिए आप अच्छे तरीके से, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुल एड्रेस कीजिए, नंबर ऑटोमेटिक मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस अच्छे से कीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। भारतीय महिलाओं के समक्ष उपस्थित सामाजिक समस्याएं ही महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। भारतीय महिलाओं के समक्ष उपस्थित सामाजिक समस्याएं महिला सशक्तिकरण समक्ष चुनौती उत्पन्न करती है, एकदम सही बात है। इसका आलोक में महिलाओं के समक्ष उपस्थित विभिन्न सामाजिक समस्या वर्णन करते हुए उनके समाधान पर चर्चा कीजिए। सामाजिक समस्या बताना ही है, फिर उनका समाधान बताना है। फिर आप जो समाधान बताओगे उनकी भी कमियां बतानी है भाई, उन समाधानों के क्या कमी है, याद रखना है चीज़, मतलब वो कंक्लूजन में दिखा देना, अलग से मत दिखाना। भारतीय महिलाओं की जनसंख्या लगभग 44% है, नहीं 49% है। इसके बाद भी भारतीय महिला की स्थिति निम्नतर बनी हुई है। भारतीय महिला की निम्न स्थिति की राजनीतिक समस्या क्या है, ये मत लिखो, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। चुनौती क्या, आर्थिक कारक, रोजगार की कमी, वेतन में असमानता है, निम्न साक्षरता दर है, लैंगिक पूर्वाग्रह, ग्लास सीलिंग सोच आदि। राजनीतिक महिला विकास विषय ध्यान नहीं, अर्थनीति से मध्य ढंग से लागू नहीं होती है। सामाजिक कारण, महिला का देवी रूप, भारतीय समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। पता ये मानसिक देवी से कार्य नहीं कराना है। आप इतना ही लिखो, कोई जरूरत नहीं इतना डिफाइन कर। प्रतिशतात्मक विचारधारा, निर्णय में भूमिका कम, रोजगार अधिक बनाई, महिला पुस्तकों की सोच, समाज में महिला स्वतंत्रता और रोजगार की स्वीकृति, कार्यस्थल शोषण, महिला को दोहरा बोझ, पालन पोषण विषय कार्य, शिक्षा जागरूकता की कमी। अब देखिए इतना पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, पॉइंट में बैलेंस बनाएंगे आप, ये चीज़ हमेशा याद रखें। अगर लिखना भी तो एक ही पॉइंट में 2-2, 3-3 पॉइंट जोड़ो, ऐसे अलग से इतने सारे 8-10 पॉइंट मत लिखो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। समाधान के उपाय से ज़्यादा बढ़ावा, समर शिक्षा अभियान, स्टेम योजना, उज्ज्वला योजना, SSG की भूमि को बढ़ावा, रोजगार कौशल विकास, विचार क्षमतामूलक दृष्टिकोण बदलाव, महिला और पुरुषों के बीच कार्यों का उचित वितरण, महिला देवी का दर्जा नहीं बल्कि मानना भी जरूरी है, महिला को पोषण स्तर पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय महिला की स्थिति को सुधारा जा सकता है। SDG लैंगिक समानता, SDG 10 असमानता करने के बल मिलेगा, समझ बहुत अच्छा कर रहे हो आप ये SDG गोल को डाल के, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर यहाँ ध्यान से समझिए, क्वेश्चन की जो डिमांड है कि विभिन्न सामाजिक वर्णन कर दिए, उनके समाधान पर भी चर्चा कीजिए। समाधान पर चर्चा करना, डिस्कस करना है, तो आप जब समाधान बताओगे उनकी भी कुछ कमियां होगी, तो वो भी थोड़ा बहुत जरूर आपको, चाहे कंक्लूजन में हो, आप जरूर बताना आपको, ये चीज़ हमेशा याद रखें। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, कम्युनलिज्म क्या है, अच्छे से डिफाइन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। सांप्रदायिक भारतीय समाज किस प्रकार चुनौती उत्पन्न की है, चुनौतियाँ भी बताना, चैलेंजेस भी बताना है, इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। सांप्रदायिकता किसी व्यक्ति या समूह की ऐसी विचारधारा जिसमें उन्हें अपना धर्म सर्वोच्च लगता था, तो दूसरे धर्म को हिंसा की नजर से देखते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक कट्टरता को संदर्भित करते जो आगे चल के हिंसा के रूप भी ले लेती है, ठीक है, इतना अलग से मत लिखो। इंट्रोडक्शन, सांप्रदायिकता के कारण अगर आपको लिखना भी है तो हल्का सा ऐसे बनाओ डायग्राम, कारण हल्के फुल्के कारण जो है 5-6 कारण बता दो, बस खत्म। अब यहाँ देखो फ्लो चार्ट बनाने का ऑप्शन था आपके पास, पर क्या इसने कारण पूछा है, क्या तात्पर्य क्या है, उतना बता दो। उसके बाद मेन क्वेश्चन की जो डिमांड है, चुनौती उत्पन्न किस तरीके से करता है, ठीक है, कोई नहीं। वोट बैंक की राजनीति से सदन श्रेष्ठ की भावना, देखिए ये वो डेफिनेशन से आ गया। मीडिया दिन भटका बयान, ऐतिहासिक रिपोर्ट और बात करके नीति, शिक्षा जागरूकता की कमी, सांप्रदायिकता से उत्पन्न चुनौतियाँ, ये है जो मेन डिमांड है, ठीक है, ये याद रखना। भारतीय एकता और अखंडता की समस्या है, धार्मिक कट्टरता बढ़ावा, भारतीय विकास में बाधा है, निवेश से डरते हैं, हिंसा करते बाजार की आवश्यकता है,
जानमाल रोजगार की हानि होती है, जीवन गुणवत्ता खराब होती है, वोट बैंक दृष्टिकोण राजनीतिक लोकतंत्र को खतरा है। ठीक है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को ठेस है, विकास की नीतियों से बाधा उत्पन्न होती है, राजकोष के किसान की सुरक्षा खर्चों के कल्याण का योजना विरोधिता कम, सांप्रदायिकता के उपाय, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए, फिल्म बजरंगी भाईजान, शिक्षा को जागरूकता को बढ़ावा, रोजगार और कौशल विकास में बढ़ावा, आपसी धर्म विश्वास मजबूत, गांधी सिद्धांत सर्वजन संभाव सर्वोदय भावना प्रोत्साहन, नीति शिक्षा मीडिया सकारात्मक भूमिका होना चाहिए। सांप्रदायिकता भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के समूह प्रमुख बाधा, सरकार उपयुक्त उपाय की समानता धर्मनिरपेक्षता माध्यम से इनकी समस्या दूर कम कर सकती है। तो कभी भी याद रखना कि जब क्वेश्चन की मेन डिमांड ना हो तो उनको मेन बॉडी पार्ट नहीं बनाइए, आप उस कंक्लूजन में डाल दीजिए किस प्रकार चुनौती उत्पन्न करता है आप बताइए, ये मेन बॉडी का पार्ट है। उसके बाद में वे फॉरवर्ड करके आप लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो कि चुनौतियाँ जो नज़र आ रही है इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इनके लिए अपने को विभिन्न जो है समाधान की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है उसको देखो, अगर वो आपसे पूछता तो ऐसे लिखता ना वो कि भाई इसकी चुनौतियाँ और इसके समाधानों को प्रकाश डालिए आप, तब आप लिखते। जब उसने पूछा ही उतने ही चुनौतियाँ तो आप उतना ही लिखिए। ठीक है, कोई नहीं। भारत में बेरोजगारी समक्ष न केवल आर्थिक वरन सामाजिक कारण भी उत्तरदायी है, एकदम सही बात है। हाँ, चर्चा कीजिए, साथ ही बेरोजगारी निपटने हेतु उपाय सुझाइए। तो अब चर्चा करने मतलब तो पहली बात तो नहीं अन्य कारक, भाई नहीं ऐसा नहीं है कि सामाजिक कारक ही है, अन्य कारक भी है जो इसको जिम्मेदार, भारत में रोजगार नहीं है, नए क्षेत्रों विकास नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। पर हाँ, सामाजिक कारण भी बताओगे आप, साथ ही बेरोजगारी निपटने मतलब सोल्यूशन भी बताना आपको। बेरोजगारी तात्पर्य किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा रोजगार मांगने पर रोजगार न मिलना, वर्तमान में भारत में लगभग 12% बेरोजगारी है। ठीक है, थोड़ा ये डाटा जरूर वेरीफाई करो किसके अकॉर्डिंग, ऐसे मत लिखो भाई आप लिखा दो इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग इतनी बेरोजगारी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आपको पहले बताने आर्थिक कारण कौन से, सामाजिक कारण के बाद में बेरोजगारी कारण, आर्थिक कारण बाद में अवसंरचना की विकास की कमी, निवेश के स्तर कम है, समांतर कारण उद्योग विशेष ऑटोमेटिक मशीन उद्योग प्रयोग जिसमें रोजगार की छटनी, आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक आदि के अनुकूल विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण पहलू, कृषि का प्रभुत्व, कुटीर उद्योग को पतन, शिक्षा प्रणाली। ठीक है, सामाजिक कारण क्या है, शिक्षा की कमी है, वर्तमान भारतीय साक्षरता 73% ही है, महिला पुरुष वेतन भेदभाव होता है, श्रम ब्यूरो के अनुसार कई जगह महिला को पैसे कम वेतन दिया जाता है, उद्योग अनुरूप कौशल की उपस्थिति, इसके लिए स्टेम कौशल विकास जैसी योजना चलाई जा रही है, संयुक्त परिवार एक परिवार पर एक व्यक्ति पर निर्भर, महिला कार्य ग्रामीण विकास को स्वीकारते नहीं प्रतिशत सोच के कारण। ठीक है, तो ये चीज़ आ रहा है, सबसे मेन पहला तो कारण यही लिखो आप। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपका जो बेरोजगारी आने का डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट होता है वो सबसे मेन कारण होता है, लोग लगे हैं परंतु उनका प्रोडक्टिविटी है नहीं ज़्यादा। सही परिवार ये भी आपने अच्छा लिखा है। फिर सामाजिक रूढ़िगत परंपराएं जो होती है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, आज भी जो वर्णाश्रम सिस्टम गांव में लागू हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें लिखी। निपटने के उपाय क्या हो गए, रोजगार उन्मुख उद्योग प्रोत्साहन जैसे खास प्रश्न उद्योग। ठीक है, डिजिटल साक्षरता बढ़ावा, शिक्षा कौशल विकास को बढ़ावा, लघु उद्योग को प्रोत्साहन, अवार्ड शिल्प इसके द्वारा तत्पर। ठीक है, कृषि व्यवसायीकरण करना, अवसंरचना रेल सड़क लॉजिस्टिक्स को करना जैसे। अब देखो आपने क्या किया है यहाँ पे ये गलती हो गई। निपटना तो आपको याद रखना कि आर्थिक चीज़ों से निपटना पड़ेगा, साथ में सामाजिक चीज़ों से भी निपटना पड़ेगा, तो आपने सामाजिक चीज़ों वाला पॉइंट लिखा ही नहीं है आपने। तो हमें जब समस्या है तो आप उसका समाधान ही बताओगे ना, तो ये चीज़ याद रखें। चाहते हुए कि सरकार स्किल इंडिया मिशन एमएसएमई प्रोत्साहन भारतमाला परियोजना मनाते कार्य करिए, जिससे SDG 1 SDG आदि को भी पूरी में सहायक होगी। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप SDG को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंक्लूजन भी जरूर करना चाहिए। और जहाँ समस्यागत जो आते हैं क्वेश्चन उनमें तो खास तौर से तो आपने वो किया है, अच्छी बात है। ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्वालामुखी वर्गीकरण को समझाते हुए विश्व में ज्वालामुखी वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 मैप बनेंगे, एक ही इनिशिएटिव दिया है, फिर इनका वैश्विक वितरण आप मैप जरूर बनाइए, याद रखिए ये चीज़। भूपृष्ठ पर एक ऐसा क्षेत्र जिसके माध्यम से प्रति आंतरिक भाग से मैग्मा लावा बाहर आता है, ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, वर्गीकरण समझाना है। सीमांत ज्वालामुखी, distribution of volcanic in the world by the explaining the classification of the volcanoes। यह प्लेटो किनारे गति होता है, प्लेटो के अपसारी संचलन कारण मेघमा भूपृष्ठ पर आता है, उदाहरण के बहरीन द्वीप। ठीक है, अंतःप्लेटीय ज्वालामुखी पृथ्वी की दुर्बलता मंडल में रेडियोधर्मी तत्वों के कारण सैफन ऊर्जा निर्मित होती है, जिससे मेघा भूपृष्ठ की प्लेटों के बीच से ऊपर आने लगता है, जिसे अंतःप्लेटीय अभिदन भी कहा जाता है।
विश्व के ज्वालामुखी वितरण एकदम बहुत अच्छा है, ये डायग्राम बना के आपने बहुत अच्छा किया है। ये बहुत अच्छा किया आपने। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ समझिए आप, इन चीज़ों को जो मैं बताते जा रहा हूँ उनको ऐड करते चलिए। मध्य मेखला या अंटार्कटिक महासागर में अमेरिकी व यूरोपीय प्लेटों के तहत अफ्रीकी प्लेटों के संचलन से विश्व के 19% वितरण सही है। महाद्वीपीय मेखला ये भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर तक विद्यमान है। ये विश्व में 11% विद्यमान है। परिप्रशांत मेखला सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप यही आते हैं जो प्रशांत महासागर सारे विद्यमान है, जो प्रशांत अमेरिका इंडो वेस्टर्न प्लेटों से एकदम से अच्छी बात है। प्रकार के गैस को द्वारा होता है। ठीक है, चलो अच्छा लिखा उसने, मैप बनाया आपने, बहुत अच्छा। पवन प्रणालियाँ क्या होती है, ये किस स्थान के मौसम को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, पवन प्रणालियाँ हवाओं का विस्तृत रूप है जिसमें क्षैतिज तापमान आर्द्रता आदि में समानता पाई जाती है। भूत धरातलीय पवनें ये वर्ष भर एक समान चलती है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी परिभ्रमण से होती है। प्रकार व्यापारिक पवनें, पश्चिम पवनें, ध्रुवीय पवनें। ठीक है, थोड़ा विस्तार बताने की जरूरत है कि ये किस स्थान के मौसम को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये चीज़ याद रखें, आपको ये बताना है। स्थानीय पवनें बदलते रहते हैं। प्रकार ये नहीं, प्रकार नहीं बताना आपको, कैसे जो है मौसम को कैसे प्रभावित करना वो बताना आपको। चिन्हों कर्मटन धारा वासे तापमान से प्रभावित होते हैं। अच्छा, फिर आप इतना डिटेल में क्यों लिख रहे हो इनको कि ये जब डिमांड थी पवन प्रणाली क्या होती है, किस मित्र मौसम किसको, ये है मेन डिमांड क्वेश्चन का। ये आपको उतना लिखना ही नहीं था वो चीज़ें। चलो ठीक है। वायु प्रणाली जिस प्रकृति की होती है तथा गर्म और ठंडी वहाँ चालन और अभियान के माध्यम से मौसम पर प्रभाव डालती है। एग्जाम्पल एक जो वायु प्रणाली वर्षा का मुख्य माध्यम है जिससे वहाँ वर्षा होती है तो कच्चे पत्ती निर्धारित होता है मौसम। अब जो ये है मेन जो डिमांड है, आपने कुछ लिखा ही नहीं क्वेश्चन का, तो नंबर तो इसमें तो ऐसे 2 ही नंबर मिलना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। विश्व भर में प्राकृतिक संसाधन वितरण का वर्णन कीजिए, साथ ही प्राकृतिक संसाधन वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों को लेके जाओ। देखो विश्व भर में प्राकृतिक संसाधन वितरण का वर्णन कीजिए, आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाओगे। साथ ही प्राकृतिक संसाधन वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारकों कौन से कारक होते हैं जो उनको इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन तात्पर्य मानव उपयोगी खनिज, मिट्टी, धातु आदि के स्वरूप से विश्व में 2 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ये क्या जरूरत है, नो, ये चीज़ समझिए, सीधा सिंपल से लिखिए, वर्णन मैप बनाओ। फिर कौन से भौगोलिक कारक है, ऐसे संसाधन जिनके उपयोग वजह नहीं, ये जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की, नो, ये आपको डिफाइन नहीं करना था। अब देखो मेन तो क्वेश्चन पहली जो डिमांड उसी को एड्रेस नहीं किया भाई। आप बताइए कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। खंडर भी प्रभावित कर दिया, भारत में नागपुर, पटार, कोयला और लोह ऐसे समृद्ध है, वर्षा लागत। अब देखो वही हो गया, मेन क्वेश्चन का डिमांड है उसी को आप फुलफिल, इसमें वही 10 में से 2 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप समझिए, आप एक गलती कर रहे हो। वर्ल्ड मैप बनना चाहिए था, आपको दिखाना चाहिए था कहाँ पे क्या है, और थोड़ा बहुत उन क्षेत्रों के नाम लिख दो, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। जनसंख्या पिरामिड क्या है, यह किसी देश जनसंख्या समझने में किस प्रकार सहायक होता है। जनसंख्या पर परिवर्तन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को वर्णन कीजिए। अब देखो ये 3 डिमांड है क्वेश्चन। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या महिला और पुरुष की आयु के अनुसार क्रमवार, ठीक है। 2 पार्श्व होता है जिसमें बाएं पार्श्व दाएं पार्श्व महिला की सतह जन्म से, ठीक है। ये जनसंख्या आयु की समझने में मदद करता है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड के जनसंख्या में किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। इसी समावेदी में और जन्मते सामूहिक आकलन योग होता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब ध्यान से समझें, तीसरी डिमांड है विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। हाँ ये हुई ना अच्छी बात, ठीक है। जलवायु के अनुकूल स्थिति, जलवायु का अत्यधिक घर में ठंडा हो वहाँ से रात, लेकिन जन के, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए, कैसे, कौन सा एरिया है, ये चीज़ याद रखिए। खाद्यान्न की उपलब्धता, तो एग्जाम्पल ऐसे काम नहीं चलेगा। रोजगार, अच्छे जीवन स्तर, सैन्य विद्रोह, पर्यटन आदि कारण जनसंख्या, एग्जाम्पल लिखिए, ऐसा नहीं आधा अधूरा आंसर माना जाएगा, ये चीज़ याद रखना। उदाहरण से बात में वनों के स्थानिक वितरण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या आप यहाँ पे भी मैप बनेगा अच्छा खासा, इंडिया का मैप जरूर बनाओ। फिर वर्तमान भारत में लगभग वन पाए जाते हैं। वनों के सामूहिक आवरण को दर्शाते बातें, वनों के स्थानीय वितरण पर उष्णकटिबंधीय, अभी मैप बताइए, ठीक है।
औष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो मैप में दिखा दो ना इनको, अधपत पर्णपाती वन, कटीली वन झाड़ी आपने लिखा है, ठीक है। पर्वतीय वन आपने, ठीक है, एकदम सही लिखा है। पर याद रखिए मैप जरूर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा बात है, उसमें प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बात सही है। पर ध्यान देखिए, उधर से बात में वनों के स्थानिक वितरण की प्रमुख विशेषताओं के प्रभाव डालिए, ठीक है। तो आपने वो डाला, पर ध्यान रखना मैप बना दे तो बहुत अच्छा है, इसमें कंप्लीट आपको आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी देखिए, ठीक है, आप सही लेवल पे हो। ज्योग्राफी में आपकी अच्छी पकड़ आई है, मैंने देखा। और थोड़ा सामाजिक जैसे विषय है, आर्थिक विषय, थोड़ा उस पर और काम कीजिए, ठीक है फिर, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शिवम की कॉपी चेक करेंगे अपन, ठीक है। और जो आपके दोस्त की है उसकी कॉपी चेक कर दूँगा मैं।